इसी बीच स्टेट ऑफ द यूनियन के खिताब के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका और हमारे इत्तेहादी नाटो की सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी हिम्मत से लड़ रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि पुतिन को मैदान जंग में फायदा हो सकता है, लेकिन वो मुस्तकबिल में तवील मुद्दत के लिए इसकी कीमत अदा करेंगे। बाइडेन ने ऐलान किया कि अमेरिका तमाम रूसी परवाजों के लिए अमेरिकी फजाए हदूद बंद करने में अपने इत्तेहादियों का साथ देगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मजीद कहा है कि अमेरिकी फौज यूक्रेन नहीं जाएगी, ताहम अमेरिका रूस पर ज्यादा से ज्यादा पाबंदियां लगाएगा। उन्होंने कहा कि आमिर को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। Turn soldiers defending their homeland. Turn soldiers defending their homeland. And in this struggle, President Zelensky said in his speech to the European Parliament, light will win over darkness. The Ukrainian ambassador to the United States is here tonight, sitting with the First Lady. Let each of us, if you're able to stand and send an unmistakable signal to the world of Ukraine. Thank you. Thank you, thank you, thank you. She's bright, she's strong, and she's resolved. Yes. We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. That's why the NATO alliance was created, to secure peace and stability in Europe after World War II. The United States is a member, along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. हमारे साथ आलमी अमूर के माहिर मुहिबुल हक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुहिबुल हक साहब, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। अमेरिका की धमकी के बावजूद रूस अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए है, इसका क्या नतीजा? देखिए, रूस का जो ये मौक़िफ़ है उसमें हमें ये समझना चाहिए कि रूस को मजबूर किया गया इस पूरे एक्शन के लिए। जिस तरह से अमेरिका ने पहले 3 ममालिक को जो रूस के करीब हैं, यानी पोस्ट सोवियत स्पेस के हैं, उनको पहले नाटो और EU में शामिल किया, और जो एस्टोनिया, लिथुआनिया और लेटविया हैं, उसके बाद से जॉर्जिया और यूक्रेन को शामिल कर रहा जी। यानी जो 15 रिपब्लिक्स हैं उसमें से अगर 5 शामिल हो जाएं, और फिर यूक्रेन जो है रशिया के बॉर्डर पे है, तो अल्टीमेटली रशिया की तरफ अगर नाटो के मिसाइल्स और नाटो की फौजें मौजूद हों यूक्रेन में, तो रशिया डायरेक्ट थ्रेट समझता, और उसने कहा था कि रेड लाइन क्रॉस करना होगा अगर आप यूक्रेन को मेंबरशिप देते हैं तो जी। दूसरी बात ये कि जो वहाँ टॉपिक हुई गवर्नमेंट, उसमें भी रशिया उसको वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी कहता है, जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट का वहां से खात्मा हुआ। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन पे अमेरिका और नाटो कंट्रीज की जिद अपने आप में एक वजह बनी, और रशिया के पास और कोई चॉइस नहीं थी ऐसी हालत में। तो अल्टीमेटली अगर वो ये नहीं करता तो रशिया कॉर्नर हो जाता चारों तरफ से, उसे तो ये करना ही था। अब तो खार्किव में भी फौज ने कब्जा कर लिया है, ऐसी खबर आ रही है, तो आने वाले वक्त में किस तरह का अंदेशा जाहिर किया जा सकता है? देखिए, आने वाले दिनों में होना यह है कि अल्टीमेटली नेगोशिएशन पे तो रशिया को भी आना होगा, क्योंकि सैंक्शन इस बार काफी सख्त लगाए जा रहे हैं। सारी यूरोपियन कंट्रीज भी मुत्तहिद हो गए पहली बार, यानी नाटो अलायंस और यूरोपियन यूनियन ये सब एक साथ मुत्तहिद हो गए हैं। चूंकि उनको भी ये समझ में आ रहा है कि रशिया जिस तरह से मिलिट्रली अपने आप को असर्ट कर रहा है,
एक मिलिट्री सुपर पावर की हैसियत से, वो उनकी जो हेजिमनी और डोमिनेशन रहा है पूरी दुनिया में, यानी सोवियत यूनियन के डिमाइज के बाद 1991 से लेके अगर आप देखें, एक पूरा यूनिपोलर डोमिनेंस रहा है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके अलाइज का पूरा गलबा रहा है। तो उस गलबे को रशिया ने मिलिट्रली चैलेंज किया है, जॉर्जिया में भी, यूक्रेन में भी और सीरिया में भी। राइट। तो ऐसी हालत में उनका एक तरफ से मुत्तहिद होना अब इस बात की तरफ इशारा करता है कि रशिया को वो काफी सख्त सैंक्शन का सामना करना पड़ेगा। और जो इंटरनल क्राइसिस, जब इकोनॉमिक क्राइसिस किसी कंट्री में डेवलप होती है, तो ये थोड़े दिनों तक तो रशिया सस्टेन करेगा, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली उसे नेगोशिएशन में आना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो क्रैक्स हैं यूरोपियन नेशंस में आपस में खुद ही जाहिर होने लगेंगे, क्योंकि एनर्जी और ऑयल की जो कीमत अगर वहाँ पे बढ़ेगी, तो जो इंटरनल अनरेस्ट पैदा होता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, खास करके जहाँ पे बहुत ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, तो फिर अल्टीमेटली नेगोशिएशन पे आना पड़ेगा रशिया को और विड्रॉ करना पड़ेगा कुछ टेरिटरीज से। वेस्ट ये इंसिस्ट करेगा कि आप क्रीमिया जो 2014 में आपने जिससे कब्जा किया था उसे भी आप आजाद करें और 2014 से पहले वाली जो पोजीशन है उस पर जाएं। सिमिलरली जॉर्जिया की बात लेकर के आएंगे, वेस्ट उससे नेगोशिएट जब करेगा, तो अल्टीमेटली ये एक डेडलॉक बहुत दिनों तक बना रहेगा रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में। बिल्कुल। अब आने वाले वक्त में क्या रूस को इस इक़दाम की कीमत चुकानी पड़ेगी? देखिए, ये जिसे कहते हैं अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोपियन पावर्स ने, जैसे नॉर्दर्न अमेरिका और यूरोप जो डोमिनेंट नॉर्थ कहलाता है ग्लोबल एरिना में, उसने आम तौर पे इकोनॉमिक सैंक्शन को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है। और कुछ स्कॉलर्स ने अमेरिका स्पॉन्सर्ड जो इकोनॉमिक सैंक्शन या वेस्ट का इकोनॉमिक सैंक्शन है उसे इकोनॉमिक टेररिज्म का भी नाम दिया है, माशी दहशतगर्दी का भी नाम दिया है। राइट। तो ये माशी दहशतगर्दी आपने देखा ईरान के खिलाफ जारी है, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जारी है, ये माशी दहशतगर्दी सीरिया के खिलाफ जारी है, लेबनान के खिलाफ जारी है, रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया उन्होंने। तो अल्टीमेटली इसका जो ग्लोबल फाइनेंशियल और ट्रेड इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर वेस्ट का बहुत जबरदस्त गलबा है और उस गलबे की वजह से वो इकोनॉमिक सैंक्शन को बहुत हद तक कामयाब कर ले जाते हैं और उस तरह से जिनको उनको आइसोलेट करना होता है उनके ऊपर कभी WMD का इल्जाम लगा देते हैं कि इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, कभी टेररिज्म का इल्जाम लगा देते हैं, कभी डेमोक्रेसी के नाम पे, कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पे। ये काम वेस्ट कर लेता है और यही वेस्टर्न हेजीमनी के खिलाफ ही रिएक्शन है जो रशिया का ये सेशन आपके सामने आ रहा है। बिल्कुल। इस अहम मुद्दे पर मजीद भी आपके साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।